अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है सोना, सन्यासी और 17 साल की कंवारी। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम और ये कहानी भी रोज़नामा हिकायत में छपी थी। वो इलाका हिंदू जाटों का था जिसके एक कस्बे का थाना मेरे पास था। जाट आम हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ थे। ये लड़ाई मार कुटाई करने वाले दलेर लोग थे। भारत की फ़ौज में इनकी अलग रेजिमेंटें थीं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जाट रेजिमेंटें कहलाती हैं। सिपाहगरी और ज़मींदारी इनके पेशे हैं। कस्बे में एक सरकारी हस्पताल था। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार होते थे। अस्पताल के वार्ड खाली पड़े रहते थे। कोई मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो जाता तो उसे पूरी तवज्जो मिलती थी। एक सुबह मुझको अस्पताल के डॉक्टर का पैगाम मिला कि अस्पताल में एक मरीज़ आया है और ये जहर ख़ौरानी का केस मालूम होता है। मैं अस्पताल गया। मुझको बताया गया कि मरीज़ को बेहोशी की हालत में लाया गया है। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया था लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इसने मर जाना है और इसको इंजेक्शन इस वास्ते दिया है कि 3-4 मिनटों के वास्ते होश में आ जाए और बता दे कि इसको जहर किसने दिया है या कोई इशारा ही दे दे। मौत ने उसको होश में आने की मोहलत ना दी और वो मर गया। डॉक्टर तजर्बेकार आदमी था। उसने उस शख्स के मर्ज़ की अलामतें उसको अस्पताल लाने वालों से सुनी और जिस तरह मरीज़ बेहोशी में तड़पता था उसको देखकर डॉक्टर ने कह दिया कि इसने खुद जहर खाया है या इसको किसी ने धोखे में जहर दे दिया है। वो मर गया तो जहर की एक और निशानी ज़ाहिर होने लगी। थोड़ी थोड़ी झाग थी जो उसके मुंह से फूट आई थी। ये शख्स कस्बे से तकरीबन 4 मील दूर के एक गांव का रहने वाला बड़ा ज़मींदार था। ठाकुर कहलाता था। ठाकुर ऊंची पोजीशन के लोग होते थे। ये भी अपने इलाके का रुपए पैसे और रोब दाब वाला ठाकुर था। ठाकुर का कत्ल मामूली वारदात नहीं थी। डॉक्टर के कहने पर मैं ठाकुर के बड़े बेटे को थाने ले गया। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को अपने पास रख लिया। थाने जाकर मैंने ठाकुर के बड़े बेटे की रिपोर्ट पर एफआईआर तहरीर की। बाकी कागजी कार्रवाई मुहर्रर हेड कांस्टेबल के हवाले की और ठाकुर के बेटे का बयान लेने लगा। उसने बयान दिया और मैंने उसके साथ सवाल जवाब किए। उसके जवाबों में से सवाल निकाले और इस तरह जो बात मुझको पता चली वो ये थी कि ऐसी दुश्मनी अदावत किसी के साथ नहीं थी कि कोई उसे जहर देकर इंतकाम लेता। गांव से 2-2.5 फरलॉन्ग दूर उनका सब्जियों का बाग था। उसमें ठाकुर ने एक मकान भी बनाया हुआ था। कभी कभी रात को ठाकुर उस मकान में रहता था। पिछली रात ठाकुर बाग वाले मकान में गया था। आधी रात से बहुत पहले वहाँ से आ गया। घर वाले सोए हुए थे। उसने अपनी बीवी को जगाया। फिर उसका बड़ा बेटा भी जाग उठा। उन्होंने देखा कि ठाकुर को कोई तकलीफ़ थी। तकलीफ़ ये थी कि वो पेट में दर्द और जलन महसूस करता था। घर वालों ने उससे तकलीफ़ की बाबत पूछा तो पता लगा कि वो बात नहीं कर सकता। उसने कुछ इशारे किए जो घर का कोई फ़र्द भी ना समझ सका। उसका बेटा गांव के 2 सियानों को जगा कर ले आया। दोनों ने कहा कि इसको किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया। उन्होंने उसकी टांगों हाथों वगैरह पर देखा लेकिन किसी कीड़े मकोड़े के काटने का कोई निशान नहीं था। दोनों ने आपस में सलाह मशवरा करके ठाकुर के मुंह में अपनी दवाइयाँ डाली। फिर ठाकुर कोई बात किए बगैर बेहोश हो गया। उन सियानों ने कहा कि इसको आराम महसूस हो रहा है इसलिए ये सो गया है। सुबह इसको और दवाई देंगे। कोई 1 घंटे बाद ठाकुर ने बेहोशी में अपने सीने और पेट पर ज़ोर ज़ोर से हाथ फेरने शुरू कर दिए। इसके साथ वो तड़पता भी था। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें बंद थीं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो अपनी आंखें इस तरह ज़ोर से भींच लेता था जैसे उसे बहुत तकलीफ़ हो रही हो। बाकी रात इसी तरह गुजर गई।
मुंह अंधेरे उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ी तो 2-3 बूढ़ों ने उसको देखकर कहा कि इसकी चारपाई अस्पताल ले चलो। इस तरह ये लोग ठाकुर को नशा की हालत में अस्पताल उठा लाए। मैं मालूम ये करना चाहता था कि ठाकुर का चाल चलन और गांव वालों के साथ उसका सलूक बर्ताव कैसा था। कोई बेटा अपने बाप को बदमाश नहीं कह सकता। फिर भी मैंने उसके बेटे से पूछा कि ठाकुर कैसा आदमी था। बेटे ने कहा कि वो ठीक ठाक आदमी था। ये तो पहले ही वो कह चुका था कि उनकी किसी के साथ खूनी दुश्मनी नहीं थी। मेरे पूछने पर ठाकुर के बेटे ने बताया कि जायदाद या ज़मीन का भी कोई तनाज़ा नहीं, ख़ानदान में भी कोई ऐसा झगड़ा नहीं जो कत्ल तक पहुंचाने वाला होता। तुमने कहा है कि ठाकुर जी कभी कभी रात बाग में गुजारते थे। वो वहाँ क्या करते थे? वो सोच में पड़ गया। पीते पिलाते थे, ताश खेलते थे या वहाँ गाना बजाना होता था? मैंने कभी देखा नहीं। मेरा ख्याल है यार दोस्तों को इकट्ठा करके गपशप लगाते थे। उस शख्स ने ये जवाब ऐसे लहजे में दिया जिससे मैं समझ गया कि ये अपने बाप की बाबत कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहता। मुझको ये शक भी हो रहा था कि अपने बाप को इसी ने जहर दिया होगा। कई ऐसी वजूहात होती हैं कि बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है। एक वजह को सामने रखकर मैंने ठाकुर के बेटे से पूछा कि उसकी माँ जिंदा है। उसने बताया कि जिंदा है। मेरे दिल में ये शक आया था कि ठाकुर की बीवी मर गई होगी और उसने जवान लड़की के साथ शादी कर ली होगी और उस लड़की ने ठाकुर के बेटे के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए होंगे। ये बेटा कुछ भी ना बताता या जितना झूठ चाहता बोलता, मुझको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। गांव में मुझको हर एक राज बताने वाले मौजूद थे। मैंने मालूम किया कि ठाकुर को अस्पताल लाने वाले कौन कौन थे। उनमें 2 आदमी ठाकुर के रिश्तेदार नहीं थे। उनमें एक आदमी ठाकुर की पोजीशन का आदमी था। मैंने उसको अंदर बुलाया और ठाकुर के बेटे को बाहर भेज दिया। उस आदमी से पूछा कि ठाकुर कैसा आदमी था और उसके कत्ल की क्या वजह हो सकती है। उसकी इतनी गहरी दुश्मनी से मैं वाकिफ़ नहीं जिसमें उसकी जान ही चली गई। मैं ये बता सकता हूँ कि ठाकुर ठीक आदमी नहीं था। औरत के मामले में तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं था। तो मुझे ये भी बता सकते हो कि किस किस औरत के साथ उसके ताल्लुकात थे? उसने 4-5 औरतों के नाम लिए, लेकिन वो गरीब घरों की औरतें थीं जिनके मर्दों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनमें से कोई ठाकुर को जहर दे देता। उस आदमी ने यह भी बताया कि बाग में ठाकुर ने जो मकान बनाया हुआ था उसमें वो रातों को अपनी महफिलें जमाता था। शराब पी जाती और जुआ चलता था। कभी कभी गाने वालियों को भी शहर से वहाँ लाया जाता था। बहुत वक्त गुजर गया था। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट भेज दी कि ठाकुर को जहर दिया गया है। डॉक्टर ने मैदे और जिगर के कुछ टुकड़े कमोबेश 100 मील दूर के शहर को भेज दिए थे। वहाँ से माहिरीन की रिपोर्ट लेनी थी। डॉक्टर ने अपने तौर पर तस्दीक कर दी थी कि ये जहर खौरानी का केस है। ये भी हो सकता था कि ठाकुर ने किसी वजह से खुद ही जहर पी लिया हो। उसने जहर खुद पिया था या किसी ने पिलाया था। मेरे वास्ते ज़रूरी था कि पहले ये मालूम करता कि उसके घर के हालात, गांव में उसकी दोस्ती और दुश्मनी और गांव की सियासत बाजियों में उसका अमल दखल क्या था और कैसा था। कत्ल की तफ्तीश में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कत्ल का बाइस क्या था। बाइस मालूम करना आसान नहीं होता। इसके लिए हालात मालूम करने पड़ते हैं। बहुत गहराई में जाकर बहुत कुछ हासिल करने की ज़रूरत होती है। मैं उसके गांव को जाने के वास्ते रवाना होने लगा तो मुझसे जूनियर सब इंस्पेक्टर ने मुझको अलग करके उसी गांव का एक केस याद दिलाया। 4-5 दिन पहले यही ठाकुर अपने गांव के एक मामूली सी हैसियत के बूढ़े आदमी को साथ लेकर थाने आया था। बूढ़े की बेटी, जिसकी उम्र 17 साल के लगभग थी, लापता हो गई थी। गरीब आदमी पुलिस के डर से और अपनी बेइज्जती के बायस थाने नहीं आता था। उसको मकतूल ठाकुर थाने लाया था। मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। कानून के लिहाज से वो नाबालिग थी।
रिपोर्ट ले लेना और कार्रवाई करना लाजमी था। मैं एक बात बताता हूँ, इस पर गौर करें। उस ज़माने में लड़कियाँ लड़के खालिस और सादा ग़िज़ा की वजह से और सादा ज़िंदगी गुजारने की वजह से 15-16 सालों में पूरी तरह जवान हो जाया करते थे। आजकल तो ऐसे जवान कहीं नज़र ही नहीं आते। मैंने उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर पूछा कि वो खूबसूरत थी और चाल चलन की कैसी थी। ठाकुर ने मुझको बताया था कि बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अच्छी शक्ल सूरत की थी। लड़की के बाप के सामने ठाकुर ने यह कहा कि लड़की चाल चलन की ठीक थी, लेकिन बाद में बाप को परे भेजकर ठाकुर ने दूसरी राय दे दी। मैंने उस बूढ़े को खुश करने के वास्ते कहा कि उसकी बेटी अगवा हो गई है। ठाकुर ने मुझको कहा, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनकी लड़कियां अभी पूरी तरह जवान नहीं होती और इश्कबाजियाँ शुरू कर देती हैं। इसकी लड़की खुद ही इधर उधर हो गई होगी। आप ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, अपने आप आ जाएगी या शहर के किसी कोठे पर पहुंच जाएगी। मैं उस शख्स की राय से तो मुतासिर नहीं हुआ। ये ठाकुर बड़े बड़े ज़मींदार, साहूकार और जागीरदार छोटे छोटे किसानों और मज़दूरों को इज़्ज़त के काबिल समझते ही नहीं थे। गरीबों की बेटियों को ख़राब करने वाले यही लोग होते थे। फिर भी मुझको यही ख्याल आया था कि लड़की अपने आप गई होगी, मगर मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने ये केस अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर को दे दिया था और वो तफ्तीश कर रहा था। अब मैं ठाकुर के कत्ल के केस की तफ्तीश के वास्ते उसके गांव को जाने लगा तो सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ ने मुझको रोक लिया। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन जहन में रखना कि उस गांव की एक जवान लड़की लापता है। उस लड़की का ठाकुर के कत्ल के साथ ताल्लुक़ नहीं हो सकता था। ठाकुर लड़की के बाप को खुद थाने लाया था। बाप तो थाने आता ही नहीं था। गांव में जाकर ठाकुर के घर गया, वहाँ कोहराम बपा था। लाश मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ठाकुर की बीवी का बयान लिया। वो ठाकुर की उम्र से 3-4 साल छोटी थी। उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। उसने वही बात बताई जो उसका बेटा बता चुका था, यानी ठाकुर रात को बाग से आया और उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। वो कुछ भी ना बता सका। ये घर वालों का अपना ख्याल था कि ठाकुर बाग वाले मकान में था और वहाँ से कुछ खा कर आया था। मेरे दिमाग में एक सोच आई। घर वालों को पक्का पता नहीं था कि ठाकुर बाग से ही आया था और उसने शाम के बाद से लेकर रात को घर आने तक बाग वाले मकान में ही वक्त गुजारा था। कोई और उसको अपने साथ ले गया होगा और उसको जहर पिला दिया होगा। बीवी ने मेरे सवालों के जो जवाब दिए थे उनसे मालूम हुआ कि बीवी उससे खुश थी। घर में कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। बीवी यकीन के साथ कहती थी कि गांव में किसी और के साथ भी ठाकुर का कोई झगड़ा या तनाज़ा नहीं था। मैं अभी ठाकुर की बीवी के बयान पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। वजह इसकी ये थी कि उस पर खाविंद की मौत का बहुत बुरा असर था। वो आधी बात कहकर रोना शुरू कर देती थी। मैं बाग में चला गया। ये सब्जियों का 5-6 एकड़ में फैला हुआ बाग था। उसमें घने पौधों की बाड़ में और दरख्त भी थे। बाग के अंदर ही एक तरफ एक मकान था। ये कच्चा था, लेकिन कारीगरों का बनाया हुआ मालूम होता था। इसका सहन था जिसकी दीवार थी, 2 कमरे थे, पीछे बरामदा और उधर भी थोड़ा सा सहन और दीवार थी। एक दरवाज़ा उधर भी था। बाग में काम करने वाले 3 आदमी थे। उनके झोंपड़े बाग से ज़रा हट कर थे। उनमें उनके बीवी बच्चे रहते थे। मैंने उन तीनों आदमियों को बुलाया। उन तक खबर पहुंच चुकी थी कि ठाकुर के साथ कोई गड़बड़ हुई है। उनको अभी ये पता नहीं लगा था कि ठाकुर मर चुका है। मैंने उन्हें अलग बिठा दिया और ख़ुद मकान को देखने के लिए अंदर चला गया। मैंने देखा कि दरवाज़े के अंदर वाले कुंडे के साथ एक ताला लटका हुआ था, जिसमें चाबी भी लगी हुई थी। मेरे साथ अब ठाकुर का बेटा नहीं था, बल्कि ठाकुर का कोई भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं था। वजह इसकी ये थी कि ठाकुर की लाश आ गई थी और मैं उस ख़ानदान के किसी आदमी को अपने साथ पाबंद नहीं करना चाहता था। मैंने उन तीनों नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि जब ठाकुर इस मकान में नहीं होता तो क्या दरवाज़े को ताला लगा रहता है? हाँ हुजूर, ताला उसी वक्त खुलता है जब ठाकुर जी आते हैं। सुबह हमने दरवाज़े पर ताला ना देखा तो हम ये समझे कि ठाकुर जी अंदर सोए हुए हैं।
मैंने उनसे बहुत कुछ पूछना था, लेकिन मैंने मकान को अंदर से देखना ज़रूरी समझा। मैंने पहले सहन देखा, फिर अंदर गया। उस कमरे में मेरी नज़र सबसे पहले जिस चीज़ पर पड़ी वो देसी शराब की बोतल थी और 2 गिलास। ये लकड़ी के मामूली और छोटे से मेज़ पर पड़े हुए थे। मैंने हेड कांस्टेबल को कहा कि वो बोतल और गिलासों को एहतियात से उठाकर कब्जे में ले ले। उन चीज़ों का कब्जे में लेना इस वास्ते ज़रूरी था कि उन पर उंगलियों के निशानात का पाया जाना लाजमी था, और मुझको पक्का शक ये था कि जहर शराब में मिलाया गया। दोनों गिलासों में चंद कतरे शराब मौजूद थी। मेज़ के साथ पलंग पड़ा हुआ था। मैंने पलंग पोश को गौर से देखा। ऐसे निशान पाए गए जिनसे पता लगता था कि इस पलंग पर औरत मौजूद रही है। मैंने उस कमरे की तलाशी ली। फिर मैं दूसरे कमरे में चला गया, वहाँ भी तलाशी ली। ऐसे सुराख पाए गए जो बताते थे कि यहाँ कोई औरत कुछ वक्त गुजार गई है या रह गई है, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा गौर ना किया। इस वास्ते ना किया कि मुझको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ औरतें और गाने बजाने वालियाँ आती रहती हैं। आप ये समझ लें कि वहाँ से मुझको ऐसी कोई चीज़ और ऐसा कोई सुराख ना मिला जो मुझको तफ्तीश में मदद देता। मैं मकान के दूसरी तरफ गया। उधर छोटा सा एक और सहन था। उधर का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर निकल कर देखा, आगे पानी का खाल था और उससे आगे खेत शुरू हो जाते थे। वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं मकान के अंदर चला गया और पलंग पर बैठकर वहीं तफ्तीश शुरू कर दी। सबको बाहर भेजकर बाग के एक नौकर को अंदर बुलाया। वो बहुत डरा और घबराया हुआ था। उसके साथ रस्मी सी बातें करके उसका डर दूर किया। रात को ठाकुर के साथ यहाँ कौन कौन आया था? हुजूर, मैंने अच्छी तरह देखा था कि ठाकुर जी अकेले आए थे। तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम इस मकान के अंदर थे या बाहर? ना हुजूर, बाग में काम करने वाले किसी भी मर्द, औरत या बच्चे को इस मकान के करीब आने की इजाज़त नहीं। जब ठाकुर जी मकान के अंदर होते तो हम इधर आने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। कल शाम जब ठाकुर आए तो मैं राहत पर था। उन्होंने मुझको देखा और कहने लगे कि तुम अपने घर जाओ। मैं चला गया। वक्त क्या था? सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा गहरा हो रहा था। तुमने किसी और को ठाकुर के बाद बाग में आते देखा था? नहीं हुजूर, मैं वहाँ से हट गया था। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यहाँ इस मकान में क्या होता था? मैंने पूछा, और साथ ही ये भी कहा, यहाँ ठाकुर किसी औरत को बुलाता होगा और यार दोस्तों को बुलाकर ताश वगैरह खेलता होगा। मैं आपको बताता हूँ हुजूर, मकान के अंदर जो कुछ भी होता था उसकी बाबत सिर्फ़ एक आदमी बता सकता है। उसका नाम दुर्गा है और वो ठाकुर जी का ख़ास नौकर है। वो हर वक्त और हर काम में ठाकुर जी के साथ रहता है। ठाकुर जी का पिस्तौल भी दुर्गा के कंधे के साथ लटकता रहता है। नौकरों में सिर्फ दुर्गा है जो इस मकान के अंदर जा सकता है। क्या रात को भी वो यहीं था? वो तो सूरज गुरूब होने से पहले ही आ गया था। ये तो मैंने अच्छी तरह देखा था कि बाहर वाले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जो दुर्गा ने खोला था। रात को जब ठाकुर यहाँ से निकला उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे कुछ मालूम नहीं हुजूर, मैं अपने घर चला गया था। मैं तो सुबह बाग में आया तो भी मेरा ख्याल था कि ठाकुर जी अभी अंदर है। उस नौकर को मैंने दूसरे कमरे में भेज दिया। मैं नहीं चाहता था कि ये दूसरे नौकरों से मिले। इसके बाद मैंने एक और नौकर को बुलाया। उससे मैंने यही सवाल किए और उसने वही जवाब दिए जो पहला नौकर दे चुका था। उससे मैंने और भी सवाल पूछे, लेकिन मेरे मतलब की कोई बात मालूम ना हुई। उसको मैंने कहा कि सहन में जाकर बैठ जाए। तीसरे नौकर को बुलाया। वो पुरानी उम्र का आदमी था। कब से ठाकुर की नौकरी कर रहे हो? मुझको सही मालूम नहीं हुजूर, मोटा मोटा हिसाब करूं तो 40 साल बन जाएंगे। ठाकुर जी की शादी मेरे सामने हुई थी। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे ठाकुर जी इस वक्त कहाँ हैं? हम तो कहते थे कि ठाकुर जी यहाँ सोए हुए हैं, लेकिन किसी ने बताया है कि उनको कोई तकलीफ़ हो गई थी और वो अस्पताल में हैं। अगर मैं कहूँ कि ठाकुर मर गया है तो तुम क्या कहोगे? मैं क्या कह सकता हूँ हुजूर, गांव के सारे ठाकुर मर जाएं तो भी मैं ठाकुर नहीं बन सकता। हम तो ठाकुरों की चाकरी के लिए पैदा हुए हैं। क्या ठाकुर जी वाकई अस्पताल में हैं, या आपने जो कहा है वो ठीक है? मैंने जो कहा है वो ठीक है। तुम्हारा ठाकुर मर गया है और उसकी लाश घर आ गई है। वो कुछ देर चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। सुना है ठाकुर औरत के मामले में ठीक आदमी नहीं था? आपने ठीक सुना है हुजूर।
दौलत हो तो औरत के मामले में कौन ठीक रहता है। मैंने उससे भी वो तमाम सवाल पूछे जो मैं दूसरे 2 नौकरों से पूछ चुका था। उसने वही जवाब दिए जो मैं पहले 2 मरतबा सुन चुका था। उस बूढ़े ने भी ठाकुर के ख़ास नौकर दुर्गा का नाम लिया। अब मुझे ख़याल आया कि दुर्गा को शामिल तफ्तीश करना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने उस बूढ़े से पूछा कि दुर्गा कहाँ होगा। उसने जवाब दिया कि वो ठाकुर की हवेली में होगा या फिर अपने घर में। दुर्गा कैसा आदमी है? पक्का बदमाश है हुजूर, बूढ़े नौकर ने जवाब दिया, और वो यकलख्त डर गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर ये बात मेरे मुंह से निकल गई है। अगर ये दुर्गा तक पहुंच गई तो वो मेरी झुग्गी को आग लगा देगा। उस बूढ़े को भी मालूम नहीं था कि रात को ठाकुर यहाँ से चला गया था या नहीं। मैंने एक कांस्टेबल को कहा कि वो ठाकुर के घर जाए और उसके बड़े बेटे को कहे कि अपने ख़ास नौकर दुर्गा को मेरे पास भेज दे। कांस्टेबल वापस आया तो उसके साथ ठाकुर का बेटा था, दुर्गा नहीं था। दुर्गा कहाँ है? मैं इसी वास्ते आया हूँ। मैं तो बापू की बीमारी और मौत में ऐसा फंसा हुआ था कि इधर उधर का होश ही नहीं था। दुर्गा को किसी ने सुबह से नहीं देखा। वो सुबह सवेरे हमारे घर आ जाया करता था। मैं आपके कांस्टेबल के साथ उसके घर गया और उसका पूछा। उसकी बीवी और उसकी माँ ने बताया कि वो कल शाम घर से निकला था। उसने कहा था कि वो ठाकुर जी के पास जा रहा है। वो सारी रात घर नहीं आया। आज का दिन भी गुजर गया है, वो अभी तक नहीं आया। ये इंकिशाफ मेरे वास्ते कारामद था। मुझको ठाकुर के बेटे ने मज़ीद बातें करते हुए बताया कि दुर्गा को गैर हाजिर नहीं होना चाहिए था। ये मुझको बाग के नौकरों से मालूम हो गया था कि शाम को दुर्गा बाग के मकान में आया था। उसकी गैर हाजिरी की ये वजह हो सकती थी कि ठाकुर ने उसको किसी दूसरे गांव में किसी काम के सिलसिले में भेज दिया होगा। मैंने सोचा कि आज रात उसका इंतज़ार कर लेते। मेरे पूछने पर ठाकुर के बेटे ने बताया कि दुर्गा कोई वारदातें करने वाला आदमी नहीं, लेकिन पक्का बदमाश है। गांव के लोग उससे डरते हैं। वो ठाकुर का बॉडीगार्ड बना हुआ था। मैंने रात बाग वाले मकान में गुजारने का इरादा कर लिया। मुझको ज़रा सा भी सुराख नहीं मिला था। नंबरदार बाहर हाज़िरी में खड़ा था। मुखबर भी मौजूद थे। उन मुखबरों में 2 आदमी ऐसे भी थे जो मुअज़्ज़िज़ीन कहलाते थे। थानेदारों की चापलूसी को ये लोग अपना दीन धर्म समझते थे। चापलूसी का बेहतरीन तरीका मुखबरी था। ऐसे लोग आजकल भी पाए जाते हैं। मैंने उन लोगों को बारी बारी अपने पास बिठाया और उनसे रिपोर्टें लीं। उनसे मुझको जो हालात मालूम हुए वो मैं आपको सुना देता हूँ। हर एक की अलग अलग रिपोर्ट सुनाने की ज़रूरत नहीं। उन सब से मैंने दुर्गा की बाबत ख़ास तौर पर पूछा। हर एक थानेदार जानता था कि ठाकरों, सेठों और जागीरदारों के जो ख़ास मुलाजिम और बॉडीगार्ड होते हैं वो अपने अपने आकाओं के हुक्म से अगवा और कत्ल की वारदातें तक करते थे। उनकी अयाशी का सामान मुहैया करते थे और उनके दिलों में अपने आकाओं के कीमती राज होते थे। ठाकुर का चाल चलन उन सब ने यही बताया कि अय्याश आदमी था। उनसे मुझको ये भी मालूम हो गया कि बाग वाले मकान में जुआ खेलने कौन कौन आता था। उन नाचने गाने वालियों के नाम और पते भी मिल गए जिनको कभी कभार ठाकुर बाग वाले मकान में बुलाया करता था। उन लोगों ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वारदात की रात गाने नाचने वाली कोई नहीं आई थी। अगर खुफिया तौर पर आई हो तो इसका उनको इल्म नहीं था। मैंने बाग के 3 नौकरों को फिर बुलाया और उनसे पूछा कि पिछली रात यहाँ गाना बजाना हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने घरों को चले गए थे। अगर बाद में नाच गाना हुआ हो तो वो कुछ नहीं बता सकते। मेरा ख़याल है गाने बजाने वाला कोई नहीं आया। यहाँ अंदर जब गाना बजाना होता है हमें घरों में ढोलक तबले की आवाज़ आ जाती है, बूढ़े नौकर ने कहा। दुर्गा की बाबत वही रिपोर्ट मिली जो पहले मिल चुकी थी। वो दलेर और बदमाश था। उसकी दोस्ती बदमाशों और चोरों वगैरह के साथ थी। इस वजह से लोग ठाकुर से इतना नहीं डरते थे जितना दुर्गा से डरते थे। लेकिन ठाकुर बड़ा काया शिकारी है जनाब, एक मुअज़्ज़िज़ मुखबर ने कहा। दुर्गा पर ठाकुर इस वास्ते भी मेहरबान था कि दुर्गा की बीवी भी जवान और ख़ूबसूरत औरत है और दुर्गा की एक ही बहन है, वो भी उसकी बीवी जैसी खूबसूरत है। उसकी उम्र अभी 25 साल नहीं हुई। खाविंद के साथ उसकी नहीं बनती। अरसा 1.5 साल से अपने मेके बैठी है। ठाकुर दुर्गा के घर आता जाता है। मामला कुछ ऐसा वैसा ही है।
दुर्गा को मालूम होगा, कुछ कह नहीं सकते, शायद उसको मालूम नहीं। दुर्गा की एक बात को सब पसंद करते हैं, गांव की कोई औरत हो, खा वो बदचलन ही हो, दुर्गा उसकी इज्जत करता है, किसी औरत को मेली नज़र से नहीं देखता। उसकी इस आदत को देख कर कह सकते हैं कि उसको मालूम नहीं होगा कि ठाकुर उसके घर बुरी नीयत से जाता है। हो सकता है ठाकुर की नीयत बुरी ना हो, ठाकुर की नीयत अच्छी हो ही नहीं सकती। ये बात मुझको नंबरदार ने कही थी। मैं तो हुजूर ये भी कहता हूँ कि दुर्गा ठाकुर के किसी काम से नहीं गया, वो रुपोश हो गया। उसने ठाकुर को अपनी बीवी या बहन के साथ देख लिया होगा। वो जा कहाँ सकता है, उसके बहुत से ठिकाने हैं, राजनों और डाकुओं के साथ उसका दोस्ताना है। मैंने रात को ही नंबरदार, जेलदार, चौकीदार और अपने कांस्टेबलों को उन आदमियों के नाम बताकर जो बाग में जुआबाजी और शराब नोशी के वास्ते आते थे, कहा कि उन सबको सुबह थाने हाजिर करें। मुझको एक औरत बताई गई जो ठाकुर के खुफिया काम करती थी। वो मामूली सी औरत थी, 5-6 साल से बेवा थी। रात आधी गुजर गई थी, मैंने अपना आराम मनसूख कर दिया था। चौकीदार को कहा कि उस औरत को जगा कर ले आए। वो घबराहट की हालत में मेरे पास आई। उसको देखती मैंने अपने दिल में कहा कि ये औरत मेरे काम की है। उसकी उम्र 40 साल से 3-4 साल कम थी। ऐसी औरतें देहात में भी होती हैं, शहरों में भी। पुलिस इनको अच्छी तरह जानती है। उनके नाम अलग अलग होते हैं, उनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन उनका डील डोल और एक्टिंग एक जैसी और होती है। ये औरत भी उन्हीं जैसी थी। मैंने उसको बिठाया और कहा कि वो डरे नहीं, मैं जो पूछूं वो मुझको ठीक ठीक बता दे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर और ज़रा मुस्कुरा कर उसको 2-3 ऐसी बातें कहीं जो वो समझ गई। उसको मालूम हो गया था कि वो मुझको धोखा नहीं दे सकती। मैंने उसको कहा कि वो ठाकुर की सारी कहानियाँ सुना दे। मैंने उससे पूछा कि वो कौन औरत है जिस पर ठाकुर ने बुरी नज़र रखी और मारा गया, और अगर तुम ठाकुर के कत्ल की कोई और वजह जानती हो तो वो भी बता दो। मैं इतने गहरे राज नहीं जानती। मुझको बिल्कुल मालूम नहीं कि उसकी इतनी सख्त दुश्मनी किसके साथ थी। दीवारों के अंदर ठाकुर जो कुछ करता था वो मैं नहीं जानती, दुर्गा जानता है। मैं उन औरतों के नाम बता दूंगी जिनके साथ उसके ताल्लुकात थे। उसने 3-4 नाम बताए, लेकिन मुझको अब दुर्गा के नाम के साथ ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैंने उस औरत से दुर्गा की बीवी और उसकी बहन की बाबत पूछा। उसने बताया कि वो दोनों बहुत चालाक है। ठाकुर उनको उस औरत के हाथ तोहफे भेजा करता था। वो तोहफे ले लेती थी मगर उसके हाथ नहीं आती थी। ठाकुर उनके घर जाता था और वो दोनों उसकी बहुत खातिर तवाज़ो करती थी। ऐसे कह लें कि वो दोनों ठाकुर को बेवकूफ़ बना रही थी। क्या ऐसा नहीं हुआ कि दुर्गा को पता चल गया कि ठाकुर उसकी बीवी और बहन के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मैं बहुत एहतियात करती थी। अब अगर उसको शक हुआ हो या उसकी बहन या बीवी ने बता दिया हो तो ये मैं नहीं जानती। उस औरत के साथ मैंने बहुत दिमाग सोजी की। उससे मुझको यही हासिल हुआ कि ठाकुर औरतों का शिकारी था। मेरा ख्याल था कि उसके कत्ल का बायस यही था। मेरे जहन में सवाल ये था कि वो औरत कौन थी जिसके ख़ानदान के किसी आदमी ने उसको जहर देकर मार दिया था। उस औरत को मैंने जाने ना दिया, उसको बाहर बिठा दिया और हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर नंबरदार वगैरह को कहा कि वो मुझको दुर्गा के घर ले चले। चौकीदार हमारे आगे आगे चल पड़ा और एक मकान के दरवाजे पर जा रुका। मैंने उसको कहा कि दस्तक दे। उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारे, अंदर से कोई जवाब ना आया। दूसरी बार खटखटाने पर दरवाज़ा खुला। मैंने टॉर्च जलाई। दरवाज़ा खोलने वाली औरत थी। मैंने तेज़ी से दरवाजे में दाखिल होकर उस औरत को बाजू से पकड़ा। चौकीदार ने कहा पुलिस से। मैं उस औरत को सहन में ले गया। दुर्गा कहाँ है? वो कल शाम को गया था, अभी तक घर नहीं आया। कहाँ गया था? ठाकुर के घर। कमरे से एक और औरत बाहर आई और बोली, ये कौन है? पुलिस वाले हैं। औरत ने जवाब दिया जो मेरे कब्ज़े में थी। बत्ती जलाओ, ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, नंबरदार ने कहा। उसने लालटेन जलाई। हमारे पास टॉर्चें थीं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को मालूम था कि किसी के घर छापा मारने के मौके पर उनकी ड्यूटी क्या होती है। वो घर में इधर उधर होकर कोने खुदरे देख रहे थे। मैं कमरे में चला गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। कमरे में चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। उस कमरे के दाएं और बाएं एक एक कोठरी थी। एक में हेड कांस्टेबल गया और दूसरी में मैं चला गया।
हमने चारपाइयों के नीचे और सामान के पीछे देखा, सारा घर खंगाल डाला, दुर्गा ना मिला। बूढ़ी औरत दुर्गा की माँ थी। वो इतनी बूढ़ी नहीं थी कि उठ ना सकती। उसे बड़ा तेज़ बुखार था। उसका जिस्म कमज़ोर था लेकिन ज़ुबान में पूरी ताकत थी। उसने मुझको और मेरे साथ के तमाम आदमियों को गालियाँ नहीं दी, बाकी कोई कसर ना छोड़ी। वो कहती थी कि दुर्गा ठाकुर के घर होगा, वहाँ नहीं तो उसके बाग में होगा। वो पूछती थी कि उसने क्या जुर्म किया है। मैंने उसे ना बताया। वहाँ दुर्गा की बहन थी और बीवी। बताने वालों ने थोड़ा बताया था, वो ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने बरामदे में चारपाई पर बैठकर तफ्तीश शुरू कर दी। पहले दुर्गा की बीवी से, फिर उसकी बहन से पूछ गुछ की। दोनों ने बताया कि वो ठाकुर की नीयत को समझती थी और उससे खा पी रही थी। क्या दुर्गा को उस पर शक नहीं हुआ? शक क्यों होता? नीयत ठाकुर की ख़राब थी, हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ़ थी। हम दोनों में से कोई भी उसके साथ अलग तन्हाई में नहीं बैठती थी। दोनों चालाक मालूम होती थीं। वो जान गई थीं कि मैं दुर्गा को ठाकुर के कत्ल के सिलसिले में ढूंढ रहा हूँ। दोनों ने कहा कि दुर्गा ठाकुर के किसी काम से कहीं बाहर गया होता तो घर बता कर जाता। वो कहती थीं कि वो जब भी गांव से बाहर जाता है बता कर जाता है। मैं इसका यही मतलब ले सकता था कि दुर्गा रूपोश हो गया है। मैंने उन औरतों पर यह जाहिर किया कि उन्होंने मेरा शक रफ़ा कर दिया है और मैं दुर्गा को अब नहीं ढूंढूंगा। वहाँ से बाहर आकर मैंने 2 मुखबरों को ये ड्यूटी दी कि वो इस घर पर नज़र रखें। इसके अलावा भी मैंने छानबीन और पूछ-गुछ की थी कि कत्ल का कोई और बाइस सामने आ जाए। कई और तनाज़े और झगड़े होते हैं, लेकिन कोई वाज़ेह इशारा और सुराग नहीं मिल रहा था। मैं गांव से थाने चला गया। 7-8 आदमी थाने में आए हुए थे। ये सब ठाकुर के बाग वाले मकान में जुआ खेलने जाया करते थे। उनमें 3-4 आदमी अच्छे ख़ानदानों के थे। उन्हें जुआबाजी की आदत हो गई थी। बाकी आदमी पेशावर जुएबाज थे। उनमें एक जराइम पेशा भी था जो 2 साल सज़ा काट चुका था। ये बड़ी लंबी कहानी है कि मैंने उनसे किस तरह तफ्तीश की, क्या क्या पूछा और उन्होंने क्या क्या बताया। मुख्तसर बताता हूँ कि जराइम पेशा आदमियों और पेशावर जुएबाजों से पूछ गुछ करने का तरीका कुछ और होता है। ये लोग अंदर के राज दे दिया करते हैं, लेकिन इनमें से जो ढीठपन पर उतर आए उनके साथ मुश्किल पेश आती है। ये मुश्किल इस केस में भी पेश आई जो मैंने हल कर ली। दूसरों ने मेरे साथ ताउन किया और जो बात मैंने ना पूछी वो भी उन्होंने बताई। इस तरह चंद और आदमी सामने आए। फिर मैंने उन लोगों से तफ्तीश की जो पेशावर नहीं थे, शौकिया या आदत की वजह से जुए की बाजी लगाया करते थे। ये जराइम पेशा नहीं थे, बदमाश भी नहीं थे, सिर्फ आवारा थे। इनका पाला पुलिस के साथ कभी नहीं पड़ा था। ये सीधे सादे देहाती भी नहीं थे, बड़े ज़मींदार या उनके बेटे थे। उन्होंने तो अपनी इज्जत की खातिर और पुलिस के डर से अपने सीने खोल कर मेरे आगे रख दिए और मकतूल ठाकुर की बातें इस तरह बयान की जैसे वो उनका दुश्मन था। उन्होंने मेरे पास शक रफ़ा किए और उनकी जगह नए शक पैदा कर दिए। ऐसे समझ लें कि कभी मुझको पता लगता कि मैं सही रास्ते पर तफ्तीश कर रहा हूँ और कभी मैं अपने आप को गुमराह समझने लगता। कुछ इस तरह मालूम होने लगा जैसे कत्ल का बायस रिकाबत था। उसको साबित करने के वास्ते एक जवान औरत का नाम सामने आया और उसके एक आशना का नाम भी लिया गया। 2 तवाइफ़ों के नाम पते भी मिले जिनको ठाकुर कभी कभी अपने बाग में बुलाया करता था। ऐसे इशारे मिले थे कि शक होता था कि कत्ल के पस मंज़र में ये तवाइफ़ें भी हैं। ये गाने और नाचने वाली थी। उन लोगों से तफ्तीश करते 4-5 दिन गुजर गए। उन्होंने जिन अफराद के नाम लिए मैंने उनको भी थाने बुलाया। 2-3 दिन उनके साथ लग गए। अभी तक मुझे कोई सुराग नहीं मिला था। दुर्गा वापस नहीं आया था। अब तो यकीन हो गया था कि वो रूपोश है। मैंने इस सिलसिले में ये कार्रवाई की कि दूसरे थानों को उसका नाम वगैरह और हुलिया लिख कर भिजवाया और एक काम ये किया कि दुर्गा की बीवी और बहन को थाने में बिठा लिया। रात को उनको जाने की इजाज़त दी और अगले दिन एएसआई को 3-4 कांस्टेबल देकर दुर्गा के घर छापा मारे। कांस्टेबल देकर कहा कि दुर्गा के घर छापा मारे और इसके बाद उसकी बीवी और बहन को थाने ले आए।
ये मैं इस वास्ते कर रहा था कि दुर्गा को इत्तला मिले कि उसके घर की जवान औरतों की बेइज्जती हो रही है तो वो खुद ही थाने आ जाए। मैं उन दोनों औरतों को कहता था कि वो सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने दुर्गा को बताया था कि ठाकुर ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। वो इनकार करती थी। मुझको ये शक था कि उनको मालूम है कि दुर्गा ने अपनी बीवी या बहन या दोनों की बेइज्जती का इंतकाम लेने के वास्ते ठाकुर को जहर दे दिया है। शराब की बोतल और गिलास पर उंगलियों के जो निशान थे उनकी रिपोर्ट आलाहाबाद से आ गई थी। गिलासों में चंद कतरे शराब रह गई थी। एक गिलास में शराब और पानी के जो कतरे थे उनमें जहर की मिलावट थी। मकतूल के मैदे और जिगर के टुकड़ों की रिपोर्ट भी आ गई थी। उसमें तस्दीक की गई थी कि मकतूल को जहर दिया गया है। दूसरे केस भी ज़ेर तफ्तीश थे। इनके अलावा भी थाने के काम थे। अदालतों में ज़ेर समात केसों में गवाहियाँ देने और गवाहों को साथ ले जाने का काम भी था। इन सब कामों की वजह से ठाकुर के कत्ल की तफ्तीश आगे ही आगे होती गई। वैसे भी ये तफ्तीश लंबी हो गई। मैं 20 मील दूर उस शहर में भी गया था जहाँ की 2 गाने वाली तवाइफ़ें मकतूल के यहाँ जाया करती थी। मैंने 3 दिन उनसे पूछ पूछ की और बहुत मगज़ मारा मगर कुछ हासिल ना हुआ। अब मुझको दुर्गा की तलाश थी। उसका लापता हो जाना बेमैनी नहीं था। इसके अलावा बहुत से आदमियों ने मुझको बताया था कि दुर्गा मामूली किस्म का बदमाश नहीं और उसके हाथ बड़े लंबे हैं। 22-23 दिन गुजर गए। ठाकुर का कत्ल अभी तक मुअम्मा बना हुआ था। दुर्गा का कोई सुराग नहीं मिला था। अचानक हम पर एक मुसीबत आ पड़ी। हमारा डीएसपी जो अंग्रेज़ था एक रोज़ थाने आ गया। डीएसपी और एसपी इस तरह अचानक किसी न किसी थाने में आ जाते और ज़ेर तफ्तीश केसों की फ़ाइलें देखते और मुसीबत खड़ी कर देते थे। वो इलाके का दौरा भी करते थे। हमारा डीएसपी आया तो इसे मैं उसका अचानक दौरा समझा, लेकिन वो किसी और मकसद के वास्ते आया था। उसने आती ठाकुर के गांव की एक लड़की का नाम लेकर कहा कि उसकी गुमशुदगी की फ़ाइल दिखाओ। मैंने इस कहानी के शुरू में एक लड़की का जिक्र किया है जो लापता हो गई थी। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के वास्ते लड़की का बाप आया था और उसके साथ मकतूल ठाकुर था। मैंने ये केस अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर को दे दिया था और इस केस को मैंने अहमियत नहीं दी थी। ठाकुर ने कहा था कि लड़की खुद ही इधर उधर हो गई होगी। मेरा भी यही ख्याल था। इसके 2-3 दिन बाद ठाकुर का जहर खोरानी का केस आ गया और मैं उलझ गया। डीएसपी ने फ़ाइल देखी। उसमें सब इंस्पेक्टर ने फजूल सी चंद एक ज़िम्नियाँ लिख कर कार्रवाई डाली हुई थी। डीएसपी ने पूछा कि 1 महीने में क्या यही तफ्तीश हुई है? हमारे पास बखले झांकने के सिवा कोई जवाब ना था। डीएसपी ने हमें उर्दू ज़बान में बहुत गालियाँ दी। उसने कहा तुम लोगों ने इस केस को सिर्फ इस वजह से दबाया हुआ है कि गुमशुदा लड़की एक गरीब बाप की बेटी है। तुम उन वारदातों में दिलचस्पी लेते हो जिनकी तफ्तीश में तुम्हारी खातिर तवाज़ो होती है। उसने हमें भूखे और बेईमान हिंदुस्तानी कहा और उसके मुंह में जो आया वो कहता चला गया। हम दोनों सब इंस्पेक्टर चुपचाप सुनते रहे। हमारी खैरियत चुप रहने में ही थी। डीएसपी ने बताया कि उस लड़की का बड़ा भाई फ़ौज में नाइक है। उसको अपनी बहन के लापता होने की इत्तला मिली। ये इत्तला उसके बाप ने बसरिया ख़त दी थी जिसमें उसने ये भी लिखा था कि पुलिस ने ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं ली। नाइक ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे दी। कमांडिंग ऑफिसर ने दरख्वास्त ब्रिगेडियर कमांडर को भेज दी। ब्रिगेड कमांडर ने नाइक के ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और साथ नाइक की दरख्वास्त मुंसलिक कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने चिट्ठी पुलिस के आईजी को भेज दी। ये तमाम अफसर अंग्रेज़ थे। एक तो वो कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे और एक वजह और भी थी कि इन अंग्रेज़ अफसरों ने एक नाइक की दरख्वास्त पर अहकाम जारी किए और अंग्रेज़ डीएसपी हमारे थाने में आ पहुंचा। वजह यह थी जंग अज़ीम दोम दूसरे साल में दाखिल हो चुकी थी। हुकूमत बरतानिया की हालत गैर हो रही थी। उसकी हिंदुस्तानी फ़ौज मुख्तलिफ़ महाज़ों पर लड़ रही थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तानी
फ़ौज को खुश रखने के वास्ते बहुत कुछ करते थे। एक तरीका ये भी था कि कोई मामूली सा सिपाही भी अपने कमांडिंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे देता कि उसके गांव में उसके ख़ानदान की दुश्मन पार्टी उसके घर वालों को तंग करती है, तो कमांडिंग ऑफिसर फ़ौरन कार्रवाई करता था। डिप्टी कमिश्नर को लिखा जाता था और वो फौरी तौर पर पुलिस को सिपाही के दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म देता था। हमारा डीएसपी भी ऊपर के हुक्म से आया था। वो ख़ुद भी अंग्रेज़ था, उसे भी एक हिंदुस्तानी फ़ौजी की शिकायत रफ़ा करने का पूरा एहसास था, मगर हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया था। डीएसपी ने मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि अभी गुमशुदा लड़की के गाँव जाओ और तफ्तीश शुरू कर दो। मैं तुम दोनों को लाइन हाजिर कर दूँगा, फिर तुम्हारे ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई होगी। मैं तुमको सिर्फ 5 दिन देता हूँ। मुझको सही रिपोर्ट चाहिए कि लड़की अगवा हुई है या अपनी मर्ज़ी से गई है। अगर अगवा हुई है तो मुलज़िम रिपोर्ट के साथ मौजूद हो। डीएसपी हमारा खून खुश्क करके चला गया। हमने ठाकुर के कत्ल की तफ्तीश और दूसरे केसों की तफ्तीशें अलग रख दी और इस लड़की की गुमशुदगी के पीछे पड़ गए। डीएसपी ने हमें लाइन हाजिर करने की सिर्फ धमकी नहीं दी थी, हम तो अपने आप को लाइन हाजिर समझने लगे थे। अगर मैं ये बयान कर दूं कि मुसलसल 2 दिन मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर ने क्या तफ्तीश की, तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि हमारी जान पर बनी हुई थी। हमने इस तरह किया कि जिस पर भी ज़रा सा शक हुआ उसको खूब फेंटी लगाई। तफ्तीश को 5 दिनों के अंदर किसी नतीजे पर पहुँचाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था। मैंने एक तरीका ये भी इख्तियार किया कि उठते बैठते अपने अल्लाह को याद करता था और कहता था कि या अल्लाह, इतनी सर्विस पक्की ईमानदारी और दयानतदारी से की है, अपनी खुदाई के सदक़े मेरी मदद कर। ये मेरा तजर्बा है कि ईमानदारी और दयानतदारी ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह पाक सिला ज़रूर देता है। मैं आपको अपना ये तजर्बा भी बता दूँ, बाज़ गुनाहगार सज़ा से बच जाते हैं। कत्ल और दीगर जराइम के पास मुजरिम बरी हो जाते हैं और वो खुशियाँ मनाते, मिठाइयाँ तकसीम करते और कहते फिरते हैं कि वो बेकसूर थे, लेकिन वो अल्लाह की लाठी से नहीं बच सकते। उम्र के किसी न किसी हिस्से में उनको सज़ा ज़रूर मिलती है। तफ्तीश का तीसरा दिन था। मैंने और जूनियर सब इंस्पेक्टर राम सिहाय ने गांव की 1/4 आबादी को फेंटी लगा लगा कर इस्त्री कर दिया था, मगर लड़की का कोई सुराख नहीं मिला था। डीएसपी के दिए हुए 5 दिनों में से सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तीसरे दिन का सूरज गुरूब होने वाला था। मैं थाने में सख्त परेशानी की हालत में बैठा हुआ था। सब इंस्पेक्टर राम सिहाय गांव से आता नज़र आया। उसका सर झुका हुआ था। उसकी चाल बता रही थी कि आज भी वो नाकाम लौट रहा है। उसके पीछे पीछे 4-5 देहाती थे, ये मुश्तबा थे। मुझे राम सिहाय का बहुत अफसोस हो रहा था। उसको सब इंस्पेक्टर हुए अभी 6 ही महीने हुए थे। वो अच्छा आदमी था। वो मेरे सामने कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे उसने शिकस्त मान ली हो। उसके साथ अभी बात नहीं हुई थी कि एक डाकिया आया। उसने मुझसे ज़रा दूर रुक कर इशारा किया। वो मुझको बुला रहा था। पहले तो मुझको गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। मेरे दिमाग में सोच आ गई कि हो सकता है ये शख्स काम की कोई बात बताने आया हो। एक सोच ये भी आई कि इसने अगर किसी की सिफारिश की तो मैं 2 कांस्टेबलों के सुपुर्द करके इसको भी इस्त्री करा दूंगा। मैं यहाँ के डाक खाने का पोस्टमैन हूँ। मैं देहात में डाक तकसीम करने जाता हूँ। जिस गांव की लड़की लापता है उस गांव के 10-12 ख़त थे। आप जानते हैं कि लोग अनपढ़ हैं, वो मुझसे ख़त पढ़वाते हैं। मैंने एक ख़त पढ़ा। ये एक हवलदार का है जो उसी जाट रेजिमेंट में है जिसमें लापता लड़की का भाई नाइक जगमोहन दास है। हवलदार ने अपने घर वालों को लिखा है कि नाइक जगमोहन की बहन उसके पास आई हुई है। उस हवलदार ने घर वालों को कोई चीज़ें भेजनी है। उसने लिखा है कि ये चीज़ें दुलारी यानी गुमशुदा लड़की के हाथ भेज देगा। हवलदार ने यह भी लिखा है कि उसने अपनी रेजिमेंट के फैमिली क्वार्टरों में दुर्गा को भी देखा है। मुझको ऐसे लगा जैसे उस डाकिये को मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, और अगर ये ख्वाब नहीं तो ये शख्स झूठ बोल रहा है। मुझको किसी मौजज़े की तवक्को नहीं थी। क्या बकवास करते हो, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला।
दुलारी के भाई ने ही दरख्वास्त दी है कि उसकी बहन लापता हो गई है। मैं किस तरह मान सकता हूँ कि बहन को उसने अपने पास रखा हुआ है और उसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त दे दी है। और ये दुर्गा वहाँ क्या कर रहा है? आप उस हवलदार के घर चले जाएं। मुझको मालूम है कि दुलारी की गुमशुदगी पर गांव में क्या मुसीबत आई हुई है। उस गांव में पुलिस का सिपाही चला जाए तो लोग इधर उधर भाग जाते हैं। हवलदार के बाप ने मुझको हाथ जोड़कर कहा था कि मैं किसी के साथ इस ख़त का जिक्र ना करूं, वरना पुलिस हम सबको थाने ले जाकर मारेगी। मैंने हुजूर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मुझको बेशक आप गवाहों में शामिल कर लें। अगर ये लोग ख़त से इनकारी हों तो मुझको बुला लें। मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, अब तो तालीम देहात में भी चली गई है। उस वक्त देहात में कोई आदमी सिर्फ इतना पढ़ा हुआ होता था कि ख़त पत्तर लिख पढ़ सके। जंग के ज़माने में फ़ौजियों के ख़त आते थे जो डाकिया पढ़कर उनके घर वालों को सुनाता था। घर वाले इसके एवज़ डाकिए को थोड़ा सा गुड़ या 2-4 अंडे या दाने वग़ैरह दे देते थे। ख़तों के जवाब भी डाकिए से लिखवाए जाते थे। इसका मुआवजा उमूमन 2 पैसे होता था। ये डाकिया अजीबो-गरीब ख़बर लाया था। मैंने उसी वक्त सब इंस्पेक्टर राम सिहाय और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया, एक यक्का मंगवाया और उस गांव को रवाना हो गया। रात हो गई थी। चौकीदार से हवलदार के घर का पता किया और उसके दरवाज़े पर जा हाथ मारा। हवलदार के बाप ने दरवाज़ा खोलकर जब अपने सामने 2 थानेदार देखे तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि मुझको डर लगा कि ये अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। उसने हाथ जोड़ दिए और उसके मुंह से अल्फाज की बजाय अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगीं। मत डरो भाई, हम तुझे खाने तो नहीं आए। तुम्हारे बेटे का जो ख़त आया है वो दे दो। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको ख़त दे दूँगा, मुझको थाने ना ले जाना। आप ख़त देख लें, मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं। हम अंदर चले गए। उसका सारा ख़ानदान जाग उठा। लालटेन की रोशनी में हर फर्द कांपता हुआ नज़र आ रहा था। हवलदार के बाप ने मालूम नहीं कहाँ से ख़त निकाल कर मुझको दे दिया। मैंने और राम सिहाय ने ख़त पढ़ा। उसमें वही लिखा था जो डाकिये ने बताया था। ख़त से ये पता लगता था कि हवलदार को मालूम नहीं कि जिस लड़की का उसने ज़िक्र किया है वो लापता है और पुलिस ने सारे गांव के लिए मुसीबत खड़ी की हुई है। उसको शायद ये मालूम था कि लड़की वैसे ही भाई से मिलने आई हुई है। हमने ख़त अपने कब्ज़े में ले लिया और हवलदार के बाप को कहा कि वो बिल्कुल ना डरे, उसको हम सिर्फ गवाह बनाएंगे और वो इतनी सी गवाही देगा कि उसको अपने बेटे का ये ख़त मिला था और ख़त डाकिये ने पढ़ कर सुनाया था। बूढ़ा बाप बेचारा इतना डरा हुआ था कि उसने बैठकर मेरे पाँव पकड़ लिए और कहने लगा कि उसको जैसी भी गवाही के वास्ते कहा जाएगा वो वैसी गवाही देगा। बूढ़े को तसल्ली देकर हम वापस आ गए। सुबह सवेरे पहली लारी से मैं इलाका डीएसपी के हेडक्वार्टर को रवाना हो गया। लारी ने 1 घंटे से पहले मुझको वहां पहुंचा दिया। डीएसपी अभी दफ्तर में नहीं आया था। मेरी हालत तो ये थी जैसे मेरे अंदर बारूद भरा हुआ हो। मैं डीएसपी के बंगले में चला गया। वो तैयार होकर बाहर निकल रहा था। मुझको देखकर उसने गुस्से से घूरा। मैंने सैल्यूट किया। क्या रिपोर्ट लाए हो? उस लड़की के केस की रिपोर्ट लाए हो या कोई और काम है? मैंने जेब में से हवलदार का ख़त निकाल कर उसके आगे रख दिया। उसने ख़त खोला और मेरी तरफ फेंक दिया। पढ़कर सुनाओ, हम सिर्फ उर्दू बोल सकते। मैंने ख़त पढ़कर सुनाया, फिर उसको बताया कि डाकिये ने मुझको क्या इत्तला दी थी। फिर मैंने डीएसपी को कहा कि मुझको जबलपुर छावनी में उस जाट रेजिमेंट में जाने का इजाज़तनामा दिया जाए और मुझको अथॉरिटी लेटर दिया जाए ताकि मैं वहाँ जाकर तफ्तीश कर सकूँ। मेरे दफ्तर में आ जाओ, उसने कहा और अपने साइकिल पर सवार होकर दफ्तर को रवाना हो गया। किस्सा मुख्तसर ये कि डीएसपी ने मुझको सरकारी छुट्टी दे दी जिस पर मैं रेजिमेंट में जाकर तफ्तीश कर सकता था और फ़ौजी अफसरों पर पाबंदी थी कि वो मेरे साथ ताउन करें। मैं दूसरे दिन की शाम जबलपुर पहुंचा और वहां के पुलिस हेडक्वार्टर चला गया। रात वहां गुजारी। सुबह सवेरे मुझको वहां के एसपी के सामने ले जाया गया। मैंने उसको चिट्ठी दिखाई और केस सुनाया और उसने खालबन ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टेलीफ़ोन किया और मेरे वास्ते तमाम रास्ते साफ़ कर दिए। दिन के 11:30 बज रहे थे जब मैं उस जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंच गया जिसमें ख़त लिखने वाला हवलदार और गुमशुदा लड़की का भाई नाइक जगमोहन थे। मैंने उस अंग्रेज़ अफसर को वो चिट्ठियां दिखाईं जो मैं साथ ले गया था। आपको किस तरह मालूम हुआ है कि लड़की यहाँ है?
उस अंग्रेज़ कर्नल ने मुझसे पूछा। मैंने हवलदार का ख़त उसको पढ़कर सुनाया। वो मुस्कुराने लगा। अगर हम दबाव ना डालते तो तुम लोग परवाह ही ना करते कि लड़की को कौन उठा कर ले गया है। हम ये देखना चाहते थे कि तुम लोग पब्लिक का कितना ख्याल रखते हो और अपनी ड्यूटी में तुम कितने पक्के हो। साहब बहादुर, अगर एक लड़की गांव के एक ऐसे बदमाश के साथ जिससे गांव के सब लोग डरते हैं खुद ही घर से कहीं चली जाए तो हमारी तफ्तीश क्या कर सकती है। इस ख़त में दुर्गा नाम के जिस शख्स का जिक्र है ये बहुत बड़ा बदमाश है और ये शख्स एक आदमी के कत्ल में पुलिस को मतलूब है। दुर्गा कत्ल की रात से लापता है। क्या आपको यकीन है कि कत्ल का मुजरिम यही है? यकीन तो तफ्तीश में किया जाएगा साहब बहादुर। हालात और शहादत उस शख्स के ख़िलाफ़ जा रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुर्गा और उस लड़की को मेरे हवाले कर दें। हो सकता है मुझे आपकी रजबिट के कुछ और लोगों के भी बयान लेने पड़े। मैं आपसे ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। कर्नल खामोश रहा। वो कुछ सोच रहा था। उसने अपने एडजुटेंट को बुलाया। उन दोनों अंग्रेज़ अफसरों का ग़ालिबन ये ख़्याल था कि मैं अंग्रेज़ी नहीं समझ सकता। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं FA पास करके डायरेक्ट ASI भर्ती हुआ था और पुलिस के अंग्रेज़ अफसरों के साथ मेरी बातचीत अमूमन अंग्रेज़ी में हुआ करती थी। इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। कर्नल ने एडजुटेंट से कहा। नाइक जगमोहन ने यह बिल्कुल नहीं बताया कि जो शख्स उसकी बहन को किसी आदमी की कैद से निकाल कर लाया है वो ख़ुद बहुत बड़ा बदमाश आदमी है और ये इंस्पेक्टर कहता है कि इसे शक है कि ये बदमाश गांव में किसी को कत्ल करके आया है। माफ़ रखना सर, कैप्टन एडजुटेंट ने कहा। हमें इन लोगों पर पहले ही एतबार नहीं करना चाहिए था। इन हिंदुस्तानियों की अपनी सियासत होती है जिसमें ये झूठ बोलते हैं। चाहिए तो ये था कि हम पहले दिन ही लड़की को और जिसके साथ वो आई थी उसे उनके गांव की पुलिस के हवाले कर देते। मैं ये देखना चाहता था कि हमारी हिंदुस्तानी पुलिस अपनी ड्यूटी किस तरह कर रही है। कर्नल ने कहा। मुझे ये बात सही मालूम होती है कि इस लड़की को गांव के किसी अमीर ज़मींदार ने अगवा करके अपने पास कैद में रखा हुआ था, लेकिन अब मुझको शक होता है कि इसके आगे इन लोगों ने जो कहानी बयान की वो सच्ची नहीं है। मेरा ख़्याल है कि नाइक जगमोहन, उसकी बहन और ये आदमी जिसका नाम दुर्गा है उसको भी यहाँ बुलाकर इस पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया जाए और ये तफ्तीश यहीं करे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मामला क्या है। मैं ख़ुद ये रिपोर्ट ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लिखूँगा, वरना ऐसे हो सकता है कि ये लोग आपस में मिल मिलाकर कोई और गड़बड़ पैदा कर दें और कोई उल्टी बात हमारे सर पर आ पड़े। सूबेदार मेजर से कहो कि इन सब को बुलाए। एडजुटेंट चला गया। कर्नल ने मुझको इतना ही बताया कि वो उन सब को बुला रहा है। उसने मुझको एडजुटेंट के कमरे में बैठने को कहा। कुछ देर बाद तीनों को मेरे सामने लाया गया। दुर्गा को मैंने देखते ही पहचान लिया। डकैती के 2 केसों में ये शख्स मुल्ज़िमों की सफाई में पेश हुआ था। ये बिल्कुल झूठा गवाह था। चूँकि ये बाकायदा जराइम पेशा नहीं था, इस वास्ते इसका नाम थाने के रिकॉर्ड पर नहीं था। एडजुटेंट ने मुझको कहा कि वो तफ्तीश के लिए अलहदा कमरा दे रहा है। मुझको साथ ले जाकर उसने वो कमरा दिखाया। वहाँ एक मेज़ और 2-3 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। मैंने सबसे पहले लड़की को बुलाकर अपने सामने बिठा लिया। देखो दुलारी, गांव में हर तरह का झूठ चल सकता है। पुलिस और फ़ौज के सामने अगर तुम झूठ बोलोगी तो ये अंग्रेज़ अफसर तुमको बाहर खड़ा करके गोली मार देंगे या तुमको सारी उम्र के वास्ते काला पानी भेज देंगे। इस वक्त सिर्फ मैं हूँ जिसके आगे तुम सच बोलोगी तो महफूज रहोगी। ये बात बिल्कुल सच है कि तुम दुर्गा जैसे बदमाश के साथ ख़ुद अपने घर से भागी हो और यहाँ आकर तुमने अपने भाई की ज़बानी अंग्रेज़ अफसरों को कोई और ही कहानी सुना दी है। नहीं नहीं, दुलारी ने इस तरह कहा जैसे मैंने उसकी गर्दन पर छुरी रख दी हो। वो तड़प तड़प कर बोली, मैं दुर्गा के साथ घर से नहीं भागी। वो ठाकुर गांव में मौजूद है जिसने मुझको अगवा करा के अपनी कैद में रख लिया था। वो मेरी बहुत खातिर तवाज़ो करता रहा और मुझको कहता था कि वो मेरे साथ शादी करेगा। उस लड़की की ये बात सुनकर मुझको इस तरह लगा जैसे ये कमरा एक चक्कर में घूम रहा हो। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि उस लड़की के केस का ताल्लुक़ ठाकुर के कत्ल के साथ होगा। मुझको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस लड़की से क्या पूछूं और उसको क्या कहूं। ये केस फिल्मी कहानी बनता जा रहा था। तुम कौन से ठाकुर की बात कर रही हो?
उसने उसी ठाकुर का नाम लिया जो कत्ल हो चुका था। उसने ये भी कहा कि दुर्गा उस ठाकुर का ख़ास आदमी था और उसने अपने बाग में अपने लिए बड़ा खूबसूरत मकान बनाया हुआ है। मेरी बात गौर से सुनो दुलारी, मैं तुमको बता चुका हूँ कि झूठ बोलोगी तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। अब मैं तुमको सिर्फ ये कहता हूँ कि सारा वाक़या ख़ुद बयान कर दो। ये सारा वाक़या इस तरह हुआ, मैं शाम से ज़रा पहले अपनी बकरियों को वापस घर ला रही थी। गांव से कुछ दूर टीले और गहराई है। जब मैं वहां से गुज़र रही थी तो मेरे सर पर मोटा सा कपड़ा आन पड़ा। फिर किसी आदमी ने पीछे से मुझको अपने बाजुओं में मजबूती से पकड़ लिया। एक आदमी की आवाज़ आई, इसका मुंह बांध दो। उन्होंने कपड़े के ऊपर से मेरे मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने मुझको उठा लिया और किसी तरफ ले गए। वो एक जगह बैठ गए। शायद वो अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आपस में कोई बात ना की। मुझको मालूम नहीं कि वो आदमी 2 थे, 3 थे या कितने थे। उन्होंने मुझको फिर उठा लिया और किसी तरफ चल पड़े। वो मुझको बारी बारी उठाते थे। उनके उठाने का तरीका ये था कि एक आदमी मुझको अपने कंधे पर डाल लेता था। बहुत देर बाद मुझको महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुला है और वो मुझको अंदर ले जा रहे हैं। अंदर ले जाकर उन्होंने मुझको एक पलंग पर डाल दिया और मेरा मुंह खोलकर जो मेरे ऊपर मोटे कपड़े की चादर पड़ी हुई थी वो भी हटा दी। कमरे में लालटेन जल रही थी। वहाँ 3-4 आदमी थे। 2 के चेहरे कपड़ों में लिपटे हुए थे। वो बाहर चले गए। मेरे सामने 2 आदमी खड़े रहे। एक ये ठाकुर था और दूसरा दुर्गा था। मैं दोनों को देखकर बहुत डरी। एक ठाकुर और एक बदमाश के सामने मेरी हैसियत चींटी जैसी थी। अगर मैं बदचलन लड़की होती तो मुझको कोई फ़िक्र ना होती। मैंने अपनी इज़्ज़त को हमेशा अजीज़ रखा है। मैंने रोना शुरू कर दिया और उनकी मिन्नतें करने लगी कि मुझको छोड़ दें। मेरा ख़्याल था कि ये दोनों मेरे साथ ज़्यादती करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ठाकुर ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा कि उसने मुझको बदकारी के वास्ते नहीं उठवाया। उसने भगवान की कसम खाकर कहा कि वो मेरे साथ शादी करेगा। दुर्गा ने भी मेरे साथ इज़्ज़त और प्यार से बात की। मैंने उनको कहा कि शादी करने का क्या ये तरीका है? मेरे बाप को कहो, वो गरीब आदमी है, वो तुमको फ़ौरन मेरा रिश्ता दे देगा। ठाकुर ने कहा कि उसने रिश्ता मांगा था। मेरे बाप ने मेरे भाई को ख़त लिखकर पूछा तो भाई ने इनकार कर दिया। ठाकुर ने मुझको ये भी कहा कि तुम मेरे दिल में इस तरह बैठ गई हो कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। तो उसने मेरी मिन्नतें की। दुर्गा बदमाश आदमी है, लेकिन उसने भी मुझको प्यार से समझाया कि मैं आराम से बैठी रहूं। मैंने उससे पूछा कि मुझको यहाँ रख कर क्या करेंगे। ठाकुर ने कहा, देखो दुलारी, सच्ची बात यह है कि तुम्हारा बाप परेशान होगा कि उसकी बेटी किधर गई। मैं उसको कहूँगा कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर ले आऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसकी शादी मेरे साथ कर दो। मैं सारी रात डरती रही। उन्होंने कमरे के अंदर दोनों दरवाज़ों को ताले लगा दिए। सारी रात गुजर गई। उन्होंने मेरे साथ ज़रा सी भी छेड़छाड़ ना की। अगले दिन, अगली रात, फिर अगला दिन और अगली रात ठाकुर मुझको बड़े आराम से समझाता रहा कि मैं 1-2 दिन सब्र से बैठी रहूं। मुझको ये तसल्ली हो गई थी कि ठाकुर की नीयत ख़राब नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने दिन और इतनी रातें ये दोनों या कम से कम ठाकुर मुझको बहुत ख़राब कर सकते थे। ठाकुर ने मेरे आगे 100-100 के नोट रखे और बहुत सा जेवर मेरी गोद में रखा और कहने लगा कि ये सब तुम्हारा माल है, मैं तुमको रानी बनाऊंगा। उसकी मिन्नत समाजत और ये रुपए और सोना देखकर मेरा दिल ठाकुर की तरफ आना शुरू हो गया। मैंने उसको कहा कि ये सब कुछ अभी अपने पास रहने दो, पहले मेरे बाप को मनाओ। मुझे ये बताओ दुलारी, क्या दुर्गा हर वक्त उस मकान में मौजूद रहता था? नहीं, वो सिर्फ़ पहली रात मौजूद रहा था। इसके बाद वो सिर्फ़ रात को आता था। दुर्गा तुम्हें डराता नहीं था? नहीं जी, दुर्गा तो बड़ी अच्छी बातें करता था। तीसरी रात ठाकुर ने मेरे आगे बहुत अच्छा खाना रखा और कहने लगा कि आज मैं तुमको दारू पिलाऊंगा। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरी चीज़ है, मैं नहीं पीऊँगी। उसने बड़े प्यार से कहा कि मेरे कहने पर 1-2 घूंट पी लेना। मैंने उसका इतना अच्छा सलूक देखकर कहा कि चलो 1-2 घूंट पी लेती हूँ। वो दूसरे कमरे में चला गया। दारू की बोतलें शायद उधर रखी थीं। इतने में मुझको दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी। वो उसी वक्त आया था और वो ठाकुर के साथ बातें कर रहा था।
ठाकुर खाली हाथ वापस आ गया और मेरे पास बैठ गया। फिर दुर्गा आया, उसके हाथ में 2 गिलास थे जिनमें दारू था। उसने एक गिलास मेरे हाथ में दे दिया और दूसरा ठाकुर के हाथ में। ठाकुर ने मुझको कहा कि पियो। मैंने डरते डरते ज़रा सा दारू पिया। जायका बहुत कड़वा था। मैंने बुरा सा मुंह बनाया तो ठाकुर ने अपने हाथ से मेरे गिलास में थोड़ा सा पानी डाल दिया। दुर्गा बोतल उठाकर ले आया। दुर्गा ने बोतल के साथ ही मुंह लगा लिया। ठाकुर ने एक ही सांस में अपना गिलास खाली कर दिया। दोनों के कहने पर मैंने भी जल्दी जल्दी अपना गिलास पी लिया। ठाकुर ने एक प्लेट मेरे आगे करके कहा, अब ये खा लो। हमने खाना शुरू कर दिया। ठाकुर कहने लगा कि उसको चक्कर सा आता है। दुर्गा ने उसको कहा कि थोड़ी सी और पी लो। यह कहकर उसने ठाकुर के गिलास में थोड़ा और दारू डाल दिया। ठाकुर वो भी चढ़ा गया। इसके बाद मालूम नहीं उसको क्या हुआ कि कभी वो पेट पर हाथ रखता था, कभी गले पर और कभी अपने माथे पर। एक बार उसने कहा, दुर्गे तूने गलती तो नहीं कर दी? दुर्गा ने हंसकर कहा कि भला ऐसा हो सकता है? मुझको मालूम नहीं कि उनकी इन बातों का क्या मतलब था। ठाकुर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसने दुर्गा को कहा कि उसको घर पहुंचा दे। दुर्गा ने उसको कहा कि वो आराम आराम से अकेला चला जाए। अगर वो उसके साथ गया तो ये अकेली रह जाएगी। ठाकुर चला गया। थोड़ी देर बाद दुर्गा ने मुझको कहा कि दुलारी चलो यहाँ से निकलो। मैंने पूछा कि वो मुझको कहाँ ले जा रहा है। उसने कहा कि तुम्हारी जान सख्त ख़तरे में है, तुम कंवारी लड़की हो। ठाकुर ने तुमको एक सन्यासी के कहने पर अगवा कराया है। 1-2 दिनों में ये तुमको कत्ल करके कोई टोना करेगा। उस टोने से इसको दौलत हासिल होगी। मुझको दुर्गा पर शक होने लगा कि ये मुझको धोखा दे रहा है, लेकिन उसने मुझको सारी बात समझाई जो सुनकर मैं मान गई, बल्कि मैं बहुत डरी। दुर्गा यहीं है, आप खुद उससे ये सारी बात सुन लें। मैं उसके साथ ठाकुर के बाग वाले मकान के पिछले दरवाजे से निकली। रात को हम पैदल चलते रहे। सुबह मुँह अंधेरे हम एक गांव में पहुँचे। मुझको बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो कौन सा गांव है या उस गांव को कौन सा रास्ता जा रहा था। वहाँ मुझको अलग कमरे में बिठा दिया गया। एक बूढ़ी औरत ने मुझको दूध पिलाया और इसके साथ एक पराठा खिलाया। बहुत देर बाद दुर्गा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं तुमको तुम्हारे भाई के पास ले जाऊंगा। उसने मुझसे पूछा कि आजकल मेरा भाई कहाँ है। मैंने उसको बताया कि वो जबलपुर में जाट रेजिमेंट में है। मुझको दुर्गा की नीयत पर शक हो गया। मैंने उसको कहा कि भाई के पास ले जाने के बजाय तुम मुझको मेरे बाप के पास क्यों नहीं ले जाते। उसने जवाब दिया कि ठाकुर पहुंच वाला आदमी है और वो ठाकुर भी है, पुलिस भी उसके हाथ में है। इस वास्ते वो हम दोनों को मरवा देगा या किसी ऐसे चक्कर में डाल देगा कि हम सीधे जेल खाने में जाएंगे। बेहतर है कि अपने भाई के पास चलो। मैं मजबूर थी, कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। उस गांव से 1.5-2 कोस दूर हम एक रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। जो आदमी हमारे साथ आया था वो वापस चला गया। रेलगाड़ी आई, हम उसमें बैठे और अगले रोज़ जबलपुर पहुंचे। छावनी में आकर जाट रेजिमेंट की बैरकों के बारे में पूछ कर हम यहाँ पहुँच गए और मुझको मेरा भाई मिल गया। भाई बहुत हैरान हुआ। दुर्गा ने मेरे भाई को कहा कि सारी बात इसकी ज़बानी सुनो। मैंने अपने भाई को सारी बात सुना दी। मेरा भाई ये कहकर चला गया कि मैं अभी आता हूँ। वो बहुत देर बाद आया और मुझको अपने साथ ले गया। उसके साथ एक और आदमी था जो यहाँ सूबेदार है। मुझको सूबेदार के घर में छोड़ दिया गया। दुर्गा को भी उसके क्वार्टर में बिठा दिया गया। मुझको बिल्कुल मालूम नहीं कि मेरा भाई और दुर्गा क्या करते रहे। भाई मुझको उस क्वार्टर में आकर मिलता था और कहता था कि उसने दरख्वास्त दी हुई है, उम्मीद है कि पुलिस आएगी और वो तुमको ले जाएगी या मैं तुमको अपने साथ गांव ले जाऊंगा। एक रोज़ एक औरत सूबेदार की बीवी के पास आई। हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो हमारे गांव की रहने वाली है। उसका खाविंद यही हवलदार है। हवलदार की बीवी को तुमने क्या बताया था? मैंने यही कहा था कि अपने भाई से मिलने आई हूँ। उस औरत ने दुर्गा को भी देख लिया था। पूछने लगी कि ये बदमाश यहाँ किस तरह आया है। मैंने उसको बताया कि ये मेरे भाई का बड़ा गहरा दोस्त है, ये मेरे साथ आया है
और ये मेरा मुंह बोला भाई है। दरअसल मुझको भाई ने कहा था कि कोई भी पूछ बैठे तो कहना कि अपने भाई को मिलने आई हूँ। फिर आज आप आ गए। इसके बाद मैंने दुर्गा को बुलाया। दुर्गा दोस्त, इस वक्त तुम सिर्फ पुलिस के हाथ में नहीं, फ़ौज के हाथ में भी हो। मैं कुछ सोच समझकर और किसी की निशानदही पर तुम्हारे पीछे आया हूँ। दुलारी ने मुझको अपना सीना खोल कर दिखा दिया। उसने कोई बात नहीं छुपाई। तुम्हारा बयान उससे ज़रा सा भी मुख्तलिफ हुआ तो बुरे फंसोगे। ये क्या मामला है? हुजूर, लोग मुझको दुर्गा बदमाश कहते हैं। बदमाश को लोग बदमाश ही कहा करते हैं। अगर बदमाश कोई नेकी कर गुजरे तो कहते हैं कि इसमें भी कोई बदमाशी होगी। मैंने एक नेक काम किया है, लेकिन बदमाशी से किया है। मगर आप इसको पुलिस और कानून की नज़र से देखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसे एक इंसान की नज़र से देखें? मुझसे वादा ले दुर्गे, अगर तूने नेकी की है तो इसका सिला मुझसे ले, लेकिन वादा दे कि मुझसे कुछ छुपाएगा नहीं। पहले मुझको ये बताएं कि ठाकुर किस हाल में है। उसकी तो राख भी बाकी नहीं रही, वो मर चुका है। इस सिलसिले में उसके साथ मज़ीद बातें हुई। मैंने अपना रवैया दोस्तों जैसा रखा। आखिर उसने राज से पर्दा उठाना शुरू किया। ठाकुर की बाबत उसने बताया कि बदकार आदमी था, वो सारे गांव पर हुकूमत करना चाहता था। मेरे साथ उसकी दोस्ती बदमाशी के सिलसिले में ही थी। मैंने उसको अपना आका बनाया हुआ था। लोग मुझको उसका ख़ास मुलाजिम कहते थे। मेरी वजह से वो महफूज रहता था। मुझको उससे रुपया पैसा भी मिल जाता था, शराब भी और अयाशी का हर सामान भी। एक रोज़ उसने मुझको राज की एक बात बताई। हमारे गांव से 2-2.5 मील दूर पुराने ज़माने का एक खंडर है। वहाँ सन्यासी और साधु रहते हैं। ठाकुर को किसी ने बताया कि वहाँ एक सन्यासी है जिसके हाथ में कोई गैबी इल्म है जो वो किसी को बताता नहीं। अगर वो किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसके घर के घड़े रुपए और जेवर से भर जाते हैं। ठाकुर उसके पास गया, उसे शराब की 2-3 बोतलें दी, कुछ रकम भी दी। फिर वो उसकी खिदमत करता रहा। मुझको ठाकुर इतना ही बताता था कि सन्यासी को उसने राम कर लिया है और उसके हाथ में वाकई कोई इल्म है। एक रोज़ ठाकुर बहुत खुश था। मुझको घर से बुलाकर कहने लगा, दुर्गा दास, काम मुश्किल नहीं। अगर ये काम कर दो तो तुम्हारे घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। मैंने उससे पूछा कि क्या काम है। उसने बताया, उस सन्यासी ने कहा है कि ख्याल रखो, गांव में 16 या 17 साल की उम्र की कोई कंवारी लड़की मंगल के रोज़ मर जाए तो उसकी खोपड़ी की हड्डी जो 4 इंच से कम ना हो, हासिल कर लो। सन्यासी ने कहा है कि ये हड्डी मेरे पास ले आओ। मैं इस पर ऐसा अमल करके तुम्हें दे दूंगा कि ये हड्डी एक ख़ास वक्त लोहे के टुकड़े पर फेरोगे तो वो टुकड़ा खालिस सोना बन जाएगा। उसने ये भी कहा कि इस हड्डी को एक ख़ास वक्त अपने घर की एक ख़ास जगह रख दो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे घर में पैसे कहाँ से आ गए हैं। ठाकुर ने मुझको कहा, मैं सारे गांव की लड़कियों पर नज़र दौड़ा चुका हूँ। मुझको एक लड़की नज़र आई है जिसकी उम्र 16 साल से कम और 17 साल से ज़्यादा 17 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा नहीं। मुझको यकीन है कि वो शरीफ लड़की है, इसलिए वो कंवारी है। उसने दुलारी का नाम लिया। मैंने उसको कहा कि तुम ये किस तरह कह सकते हो कि वो इसी उम्र में मंगल के रोज़ मर जाएगी। उसने कहा, यही तो काम करना है, तुम उसे मौका देखकर उठा लाओ। मैं उसको ऐसे तरीके से मारूंगा कि उसका खून भी नहीं निकलेगा और वो मंगल के रोज़ मरेगी। मैंने उसको टालने की कोशिश की। उसको ये भी कहा कि मुझको यकीन नहीं आता कि किसी इंसान के पास इतनी ताकत हो सकती है, मगर ठाकुर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने मुझको कहा कि अपने मुंह से बोलो, क्या लेते हो? तुम लड़की को सिर्फ ले आओ। मैं आगे जो कुछ करूँगा वो तुमको बाद में बताऊँगा। बाद में लाश को गायब करने का काम रह जाएगा। इससे आगे दुर्गा ने वही बात सुनाई जो दुलारी मुझको सुना चुकी थी। दुर्गा ने एक आदमी का नाम लेकर बताया, ये आदमी अपने साथ एक और आदमी को ले आया। दुलारी को दुर्गा ने कभी कभी टीलों और घाटियों की तरफ जाते देखा था। एक शाम उसे मौका मिल गया।
उसने दोनों आदमियों को जल्दी जल्दी साथ लिया और उस जगह पहुंचकर दुलारी को उठाकर ठाकुर के बाग वाले मकान में ले गए। उस लड़की के साथ ठाकुर और दुर्गा ने इस वजह से अच्छा सलूक किया था कि वो खुश रहे और वो कंवारी भी रहे। दुर्गा के बयान के मुताबिक ठाकुर ने उसको बताया नहीं था कि वो लड़की को किस तरह मारेगा। वारदात वाली रात दुर्गा बाग वाले मकान में गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। ठाकुर और दुर्गा को ऐसा ख़तरा बिल्कुल नहीं था कि उस मकान में कोई और बग़ैर इजाज़त अंदर आ जाएगा। मैं जब मकान के एक कमरे में दाखिल हुआ तो ठाकुर को वहाँ देखा। उसने अपने सामने 2 गिलास रखे हुए थे। शराब की बोतल पास पड़ी थी। दोनों गिलासों में थोड़ी थोड़ी शराब पड़ी थी। मैं जब कमरे के दरवाज़े में पहुँचा तो ठाकुर को पता ना चला कि मैं आया हूँ। उसने छोटी सी एक पुड़िया खोली और ये शराब के एक गिलास में डाल दी। फिर उसने गिलास को हिलाया। ये बहुत थोड़ा सा पाउडर था। मुझको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़ी। मेरा दिमाग फ़ौरन समझ गया कि इस शख्स ने शराब में जहर मिलाया और ये दुलारी को पिलाएगा। मुझको याद आया कि आज सोमवार है। इसने जहर इस वास्ते मिलाया था कि लड़की सुबह तक मर जाएगी, जो मंगल की सुबह होगी। अचानक ठाकुर ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि तुमने अच्छा किया है कि आ गए हो। आओ हमारे साथ, तुम भी खा पी लो। वो दोनों गिलास हाथ में लेकर चलने लगा तो मैंने उसको रोक कर कहा, ठाकुर जी, बहुत बुरा लगता है कि आप मामूली सी एक लड़की के आगे अपने हाथ से बर्तन उठा कर ले जाएं और रखें। आप चले, मैं आपका नौकर हूँ। ये मेरा काम है कि गिलास आपके और लड़की के आगे रखूँ। ठाकुर ने उस गिलास पर जिसमें उसने थोड़ा सा पाउडर डाला था उंगली रख कर कहा कि ये लड़की के आगे रखना। ठाकुर बहुत खुश हुआ कि मैंने उसको महाराजा बना दिया। लेकिन हुजूर, मालूम नहीं आप मुझ पर एतबार करेंगे या नहीं कि मेरे दिमाग में कोई और ही बात आ गई थी। मुझको पहले ही मालूम था कि उस लड़की ने ठाकुर के हाथ से मरना है, लेकिन जब मैंने उसको शराब में पाउडर डालते देखा तो मैं समझ गया कि ये जहर है। फिर उसने मुझको ख़ास तौर पर कहा कि ये गिलास उस लड़की के सामने रखो। वो दूसरे कमरे में चला गया। मेरे वजूद में एक धमाका सा हुआ। मुझको ख़याल आया कि बूढ़े बाप की अकेली बेटी है। बाप भी शरीफ आदमी है और बेटी भी शरीफ है। हुजूर, मैं बहुत बदमाश आदमी हूँ, लेकिन गांव में किसी से भी पूछ ले, मैंने गांव की किसी लड़की को कभी मैली नज़र से नहीं देखा। मुझको अपनी बहन का ख़याल आ गया जो ब्याही हुई है लेकिन मेरे घर बैठी हुई है। अगर उसको कोई इस तरह उठा कर ले जाए और उसको धोखे से जहर पिलाए तो मेरी बूढ़ी माँ का क्या हाल होगा। मुझको ये भी याद आ गया कि दुलारी को मैंने अगवा कर लिया था तो उसके बाप की क्या हालत हो रही थी। ठाकुर ने आपको ये धोखा दिया था कि बूढ़े बाप को साथ ले जाकर थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैंने शराब के दोनों गिलास उठाए और जहर वाला गिलास ठाकुर के आगे और दूसरा दुलारी के आगे रख दिया। मैंने ठाकुर की तरफ और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसको आंख मारी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुश था कि सुबह तक लड़की ख़त्म हो जाएगी और उसकी खोपड़ी की हड्डी काट लेंगे। फिर उसकी लाश अगली रात बाग के अंदर ही कहीं दबा देंगे। ठाकुर को ज़रा सा भी शक ना हुआ कि मैंने उसकी अपनी मौत का बंदोबस्त कर दिया। ठाकुर ने बड़े मज़े से जहर वाली शराब पी ली। ठाकुर की तबीयत ख़राब होने लगी। दुर्गा ने बिल्कुल वही बात सुनाई जो दुलारी मुझको सुना चुकी थी। मैंने दुर्गा से पूछा कि जहर शराब में क्यों दिया गया था, दूध में या किसी और खाने की चीज़ में क्यों नहीं दिया। दुर्गा ने कहा कि शराब चूँकि कड़वी होती है इसलिए उसमें जहर के जायके का पता नहीं चलता। उसने कहा कि ये ठाकुर की अपनी सोच थी कि उसने जहर शराब में मिलाया। ये मेरा अंदाज़ा था कि ठाकुर सुबह को मरेगा। यह अंदाज़ा मुझको इस तरह हुआ कि वो लड़की को मंगल की सुबह मरा हुआ देखना चाहता था। वो जब जहर के असर से तंग आकर अपने घर को चला गया तो मैंने दुलारी को साथ लिया और उसको निकाल ले गया। एक गांव में मेरा एक दोस्त है जो पेशावर रासन है। उसका गांव दूसरे थाने में आता है। मैं दुलारी को
रात ही रात वहाँ ले गया। मैं उसको उसके बाप के हवाले कर सकता था, लेकिन इस वजह से उसको उसके बाप के पास ना ले गया कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखी हुई थी। आप मुझको पकड़ लेते कि मैंने लड़की को 2-3 दिन अपने कब्ज़े में रखा है। डरने की दूसरी वजह यह थी कि हो सकता था ठाकुर ठीक हो जाता, फिर मेरी और उसकी दुश्मनी मालूम नहीं क्या क्या रंग दिखाती। वो ठाकुर था और मैं पक्का बदमाश। दरअसल बात यह भी है कि मैं ऐसी हरकत कर बैठा था जो मेरी आदतों के ख़िलाफ़ थी। मुझको अब समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरे सामने मेरा रासन दोस्त बार बार आता था। मैं दुलारी को लेकर उसी के गांव जा पहुंचा और उसको सही बात बता दी। उसकी तरफ से मुझको धोखे और फ़रेब का कोई ख़तरा नहीं था। ये वही रासन तो नहीं जिसने मेरे इलाके में वारदात की थी और पकड़ा गया था और तुमने उसकी सफाई में गवाही दी थी? जी हुजूर, बिल्कुल वही। उसने मुझको कहा था कि इलाके का थानेदार बदल गया है। पहले थानेदार के साथ उस शख्स ने सौदा किया हुआ था, वो उसको गिरफ़्तार नहीं करता था, लेकिन नए थानेदार ने आते ही उसको पैगाम भेजा था कि इस इलाके से निकल जाओ वरना पुलिस की गोली से मारे जाओगे या सारी उम्र के लिए जेल जाओगे। अब मेरा यह दोस्त वहाँ से बोरिया बिस्तर समेट रहा था। उसने मुझको साफ कहा कि लड़की को साथ लेकर फ़ौरन यहाँ से चले जाओ वरना मेरे साथ तुम भी पकड़े जाओगे और ये लड़की भी। मैंने उसका मशवरा मान लिया और उसको बताया कि इस लड़की का बड़ा भाई फ़ौज में है। मेरे दोस्त ने कहा कि लड़की को साथ लेकर इसके भाई के पास चले जाओ और उसको बताओ कि ये लड़की तुम्हारे हाथ किस तरह आई है। उसने कहा कि आजकल फ़ौजियों की इतनी कदर है कि पुलिस भी उनको हाथ नहीं डालती। मैं लड़की को यहाँ ले आया। मैंने इस लड़की के भाई जगमोहन को सारा वाक़या सुनाकर ये भी बता दिया कि मैंने जहर ठाकुर को पिला दिया था। मुझको यकीन नहीं था कि ठाकुर मर गया है या ज़िंदा है, लेकिन हमने आपस में सलाह मशवरा करके ये फ़ैसला किया कि जगमोहन के कर्नल को ये ना बताया जाए कि मैंने ठाकुर को जहर दिया था, वरना कर्नल मुझको उसी वक्त गिरफ़्तार करा देता। इसके बाद दुर्गा ने बताया कि इस जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को उसने क्या बयान दिया और कमांडिंग ऑफिसर ने दुलारी को रखने का क्या इंतज़ाम किया। उसका बयान मुकम्मल होने के बाद मैंने नाइक जगमोहन दास को बुलाया। उसने बताया कि उसकी बहन किस तरह उसके पास पहुंची। उसने ये वाक़या अपनी कंपनी के सूबेदार को सुनाया। सूबेदार ने कंपनी कमांडर को सुनाया और कंपनी कमांडर ने रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को सुना दिया। लेकिन ये बात इन अंग्रेज़ अफसरों से छुपाई गई कि दुर्गा ने ठाकुर को जहर पिलाया। मैंने ये बयान कलम बंद करके उस रेजिमेंट के कर्नल को सुनाए। वो इस बात पर गुस्से में आ गया कि इन लोगों ने उससे जहर वाली बात छुपा ली थी। उसने कहा कि इन सब को गिरफ़्तार करके ले जाओ। ये कर्नल दुर्गा पर इसलिए खुश था कि दुर्गा ने उसको ये बताया था कि उसने लड़की की जान बचाने की खातिर ठाकुर को धोखा दिया और लड़की वहाँ से निकाल कर ले आया। कर्नल ने मुझको ये भी कहा कि मैं अगर नाइक जगमोहन को भी मुजरिम समझता हूँ तो उसे साथ ले जाओ। उसने कहा कि हम इन लोगों की मदद करते हैं और ये हमारे आगे झूठ बोलते हैं। जगमोहन की तो मुझे गवाह के तौर पर ज़रूरत थी, उसे तो मैंने साथ लाना ही था। मैंने दुर्गा, दुलारी और जगमोहन को साथ लिया और रात की गाड़ी से वापस आ गया। मैं अपने साथ 2 कांस्टेबल ले गया था। मैंने अपने थाने में पहुंचते ही दुर्गा की निशानदही पर सन्यासियों और साधुओं के डेरे पर छापा मारा। दुर्गा मेरे साथ था। उसने उस सन्यासी को देखा हुआ था। मैंने सन्यासी को साथ लिया और थाने आ गया। सन्यासी ने कोई जुर्म नहीं किया था। मैंने सन्यासी से पूछा कि उसने ठाकुर को जो टोना बताया था क्या वाकई मतलूबा खोपड़ी की हड्डी से लोहा सोना बन जाता है। मैंने कभी तजर्बा नहीं किया। मेरे उस्ताद ने मुझको ये टोना बताया था। ये मैंने ठाकुर को बता दिया। मुझको पूरा यकीन था कि उसको वैसी लड़की की हड्डी नहीं मिलेगी जैसी लड़की मैंने उसको बताई है। सन्यासी ने यह तस्लीम नहीं किया कि उसने लड़की को मारने के लिए ठाकुर को जहर की पुड़िया दी थी। उसको मैं थाने ले गया। इसके बाद मैंने रिपोर्ट तैयार की और डीएसपी को भेज दी। उसने मुझको शाबाश दी। इस तरह मेरी और सब इंस्पेक्टर राम सिहाई की नौकरी बच गई। मैं दुर्गा के अखलाक से मुतासिर हुआ, लेकिन बयान में साफ आ चुका था कि उसने ये जानते हुए कि इस शराब में जहर है, वो शराब ठाकुर को पिला दी थी। अगर कानून मेरा चलता तो मैं दुर्गा को छोड़ देता। उसने एक मासूम लड़की की जान बचाने की खातिर एक बदकार आदमी को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन कानून का तकाजा कुछ और था।
इसके अलावा ये बात भी थी कि ठाकुर के कत्ल की तफ्तीश मेरे सर पर रखी हुई थी। मैंने अपना ये फ़र्ज़ भी पूरा करना था। वो मैंने इस तरह किया कि दुर्गा के ख़िलाफ़ 302 का मुकदमा बनाया। दुर्गा को मैंने बता दिया कि वो इक़बाल जुर्म से साफ इनकार कर दे और अदालत में ये कहे कि लड़की को वो उस वक्त वहाँ से ले गया था जब ठाकुर वहाँ नहीं था। मैंने ऐसा कोई गवाह पेश ही ना किया जो ये बताता कि वारदात की रात ठाकुर बाग वाले मकान में मौजूद था। ऐसा भी कोई गवाह पेश ना किया जो ये बताता कि दुर्गा वहाँ गया था। दुर्गा ने वकील बड़ा अच्छा किया था। उसने यही नुक्ता पकड़ लिया कि ना ये साबित होता है कि मकतूल कहाँ था, ना ये साबित होता है कि मुलजिम कहाँ था। उसने कहा कि मुलजिम की मौजूदगी कहीं भी नहीं दिखाई गई। मुख्तसर ये कि दुर्गा को सेशन कोर्ट ने शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। यूँ ये ज़बरदस्त कहानी अपने अख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।